7 अप्रैल 1994 को अफ्रीकी देश रवांडा में शुरू हुआ एक ऐसा कत्लेआम जो अगले 100 दिन तक चलने वाला था और इस कत्लेआम में 8 से 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो ये कत्लेआम दो कम्युनिटी के अगेंस्ट हुआ था, लेकिन इसका नाम मेनली दिया गया रेडियो रवांडा जेनोसाइड। रेडियो रवांडा क्यों दिया गया? क्योंकि किसी भी देश में उस देश की मीडिया का क्या परसेप्शन होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें इस कत्लेआम में यहाँ का जो न्यूज चैनल था रेडियो रवांडा और एक और आरटीएलएम के नाम से, उन दोनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और इसीलिए इसका नाम दिया गया रेडियो रवांडा जेनोसाइड। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस जेनोसाइड के बारे में बिल्कुल शुरू से। रवांडा देश, इस देश की पॉपुलेशन में 85% कम्युनिटी थी हुतू लोगों की और 14% कम्युनिटी थी तुत्सी लोगों की और 1% कम्युनिटी थी तवा लोगों की। लेकिन यहाँ की जो पावर थी वो तुत्सी लोगों के पास थी और हुतू लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि हम मेजोरिटी में हैं और हमारे हाथ में पावर नहीं है, लेकिन ये तुत्सी लोग जो माइनॉरिटी में है इनके हाथ में पावर है। सन 1959 में हुतू लोग एक मूवमेंट करते हैं और वहाँ की तुत्सी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकते हैं और वहाँ पर इस तरह से सन 1959 में इस मूवमेंट के बाद से हुतू लोगों का कंट्रोल हो जाता है और हुतू लोग अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं। 1994 में का ये जेनोसाइड जो इसी देश में हुआ, इसकी जड़ें 1994 में तो ये होता है, लेकिन इसकी जड़ें सन 1959 की इस मूवमेंट से ही शुरू हो जाती हैं। 1959 में जब हुतू लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के बाद वहाँ के जो तुत्सी लोग थे वो बेघर हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो होते और तुत्सी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग पास के देशों में भाग जाते हैं और पड़ोसी देशों में भाग जाने के बाद यहाँ के इनके जो लीडर थे और इनके जो आर्मी के कमांडर थे वो खामोश नहीं बैठते हैं और अपने पड़ोसी देशों में ही अपनी तैयारियों को जारी रखते हैं। अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी आर्मी, अपनी बटालियन को तैयार करते हैं और इस तरह यहाँ पर जो रवांडा में है वो हुती गवर्नमेंट अपना प्रशासन चलाने लगती है और इस तरह से सन 1959 से सन 1990 तक रवांडा में हुतू गवर्नमेंट अपना प्रशासन चलाती है और तुत्सी लोग दूसरी कंट्रियों में अपनी तैयारी करते हैं और इस लोग जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे थे वो वहां पर अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिस ग्रुप को नाम देते हैं आरपीएफ, रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट। और इस तरह वो ग्रुप बनाकर सन 1990 में दोबारा से रवांडा में अटैक बोलते हैं और यहाँ पर एक लड़ाई शुरू होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर भी जेनोसाइड की शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि ये 1990 था और इस तरह से तुत्सी लोग रवांडा की हुतू गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हैं और 3 साल तक ये लड़ाई लगातार चलती है। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन ये लड़ाई चलने के बाद 3 साल, सन 1993 तक ये लड़ाई होने के बाद, 3 साल की भयानक लड़ाई होने के बाद इन लोगों के बीच में एक पीस डील कर दी जाती है। 1993 में रवांडन गवर्नमेंट और तुत्सी ग्रुप आरपीएफ के द्वारा शांति समझौता किया जाना कोई शांति समझौता नहीं था, बल्कि तूफान से पहले आने वाली सिर्फ एक खामोशी थी। 1993 में हुई ये पीस डील कोई पीस डील नहीं थी, बल्कि बस आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये तूफान से पहले आने वाली खामोशी थी जो हुतू और तुत्सी लोगों के बीच में हुई थी। दोस्तों, फिर शुरुआत होती है इस रेडियो रवांडा जेनोसाइड के बारे में। 6 अप्रैल 1994 को वहां के प्रेसिडेंट जो हुतू प्रेसिडेंट थे, जुवेनिल हरवी अमाना, और अब शुरुआत होती है मेन कहानी की। 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के हुतू कम्युनिटी के प्रेसिडेंट जुवेनाल हबी अरिमाना और उनके दोस्त जो बुरुंडी देश से बिलोंग करते हैं इस प्लेन में सवार होते हैं। ये प्लेन जैसे ही निकलता है इसको गिरा दिया जाता है और इस प्लेन पर सवार जितने भी लोग होते हैं प्रेसिडेंट के साथ सबको मार दिया जाता है। आपको बता दूं, ये क्लियर नहीं था कि ये प्लेन किसने नीचे गिराया और किसने प्रेसिडेंट और बाकी लोगों को, जितने भी जहाज में सवार थे, सबको मार दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी यह बात क्लियर नहीं है कि किसने उस टाइम उस प्लेन को नीचे गिराया था और सबको मारा था। दोस्तों, सन 1950 से शुरू हुआ जो लड़ाई, उस लड़ाई में इस प्लेन को गिराना ताबूत की आखिरी कील ठोकने जैसा था और यहाँ से शुरू हुई भयानक कत्लेआम की वो कहानी जो इतिहास में एक बहुत ही भयानक घटना के रूप में दर्ज हुई। 7 अप्रैल 1994 से शुरू हुआ ये कत्लेआम। तो क्लियर नहीं था कि ये प्लेन किसने गिराया है, लेकिन हुतू गवर्नमेंट के लोग सीधे तौर पर ब्लेम करते हैं कि ये आरपीएफ का काम है। आरपीएफ मीन्स तुत्सी लोगों की वो कम्युनिटी जो दूसरे देशों में रह रही थी और जिसने इन लोगों के साथ पीस डील भी की थी। वो लोग बोलते हैं कि ये आरपीएफ वालों का काम है, तुत्सी लोगों का काम है, उन्हीं ने हमारे प्रेसिडेंट को मारा है। और तुत्सी लोग ये बोलते हैं कि ये इन लोगों का ही काम है और इन्होंने बस ये एक बहाना बनाया है हम लोगों के कत्लेआम के लिए। और इस तरह शुरू होती है 7 अप्रैल 1994 से एक भयानक कत्लेआम की कहानी जो अगले 100 दिन तक चलती है और 8 से 10 लाख लोगों की मौत का वजह बनती है। दोस्तों, ये जेनोसाइड इतना भयानक था कि इसमें
रवांडा देश में रहने वाले तुत्सी पॉपुलेशन का लगभग 2/3 पॉपुलेशन को मारकर खत्म कर दिया जाता है। करते हैं मीडिया की भूमिका की कि मीडिया की भूमिका कितनी भयानक थी इस कत्लेआम के बारे में। दोस्तों वैसे तो ये जेनोसाइड रवांडा में हुआ था, लेकिन इसके नाम के साथ कभी भी आप सर्च करेंगे तो रेडियो रवांडा जेनोसाइड के नाम से सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि रेडियो का नाम इसके साथ क्यों जुड़ा, क्योंकि उस टाइम तक अफ्रीका में रेडियो की पॉपुलैरिटी थी और रेडियो पर बहुत सारे लोग इससे अटैच थे। दोस्तों रेडियो रवांडा जो वहाँ का एक लोकल रेडियो था और एक RTLM जो एक न्यूज़पेपर था, वहाँ पर शुरू हुआ प्रोपेगेंडा, झूठ, फेक न्यूज़ और बहुत सारी भयानक बातें। दिन भर तुत्सी लोगों के खिलाफ, तुत्सी कम्युनिटी के खिलाफ झूठ बोलना और खुलकर उनके नाम लेना। वो दोस्तों रेडियो पर सीधे खुले तौर पर बोला जाता था कि ये कॉकरोच हैं और इनको हमारी ज़मीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इवन तुत्सी लोग बहुत पहले से वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन उस टाइम पे सब बिल्कुल पागलों की तरह इनको कत्ल करने में लग जाते हैं। दोस्तों रेडियो की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी इस घटनाक्रम में कि रेडियो पर कल किसको कत्ल किया जाने वाला है उसका नाम आज ही रेडियो पर बोल दिया जाता था और कल को उन लोगों की, वहाँ के जो भी नियर बाई लोग थे, डेथ हो जाती थी। ये भयानक, इतना भयानक जेनोसाइड था कि पड़ोसी को मार रहा था और इवन हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहे थे। जो हुती कम्युनिटी के लोग तुत्सी कम्युनिटी की वाइफ से, उन्होंने तुत्सी कम्युनिटी में शादी कर ली थी, वो लोग अपनी वाइफ तक को मार दिए थे। इसलिए क्योंकि अगर वो, उनका ये कहना था कि अगर हम अपनी बीवी को नहीं मारेंगे जो तुत्सी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो बाकी जो लोग आएंगे, जो भीड़ आएगी, वो जब ये देखेंगे तो वो हमारी बीवी को तो मारेंगे ही, इवन हमें भी साथ में मार देंगे। इसलिए हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया, पड़ोसी ने पड़ोसी को मार दिया। ID चेक की गई, पूरी कंट्री में जगह जगह ब्लॉक बना दिए गए, रोड जाम कर दिए गए। ID चेक करना और सेम टाइम मार देना। और मारने की टेक्निक इतनी भयानक थी, गन शॉट से बहुत कम मारे गए, ज़्यादा टाइम जो मारे गए वो एक तरह का कुल्हाड़ा कह सकते हैं आप, और जो एक गंडासा जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ मैसेट बोलते हैं उसको, गंडासा, उससे ज़्यादातर लोगों की डेथ हुई और बहुत भयानक इसके कंसिक्वेंस हुए, बहुत भयानक परिणाम हुए। दोस्तों इस जेनोसाइड में गवर्नमेंट के पास एक ऑलरेडी यूथ विंग थी जिसका नाम था इंतराहाम्बे, जो गवर्नमेंट के लिए काम करती थी। लेकिन जब ये जेनोसाइड स्टार्ट हुआ तो उसने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। इंतराहाम्बे जो एक मिलिट्री के रूप में जिसने काम किया, उसको गवर्नमेंट के द्वारा अपने अपोजिशंस की लिस्ट दे दी गई और उनको वेपन्स दे दिए गए। और उन लोगों ने, क्योंकि वो लोकल लोग थे, उनको पता था कि कौन कहाँ मिलेगा, किसको कैसे मारना है। और तो दोस्तों इस तरह से इस पूरे जेनोसाइड में जो 7 अप्रैल 1994 से शुरू हुआ और अगले 100 दिन तक चला, लगभग 8 से 10 लाख लोगों की मौत हो गई और कई लाख लोग घायल हो गए और कई लाख लोग घर से बेघर हो गए। तो दोस्तों हम बात करेंगे, क्या जब ये इतने बड़े लेवल पर हो रहा था तो क्या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें इंटरफेयर करने की या इसको रोकने की बात नहीं की? तो बने रहिए वीडियो में, हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों यूनाइटेड नेशन और बेल्जियम की फोर्सेस रवांडा में मौजूद थीं, लेकिन UN ने इसको रोकने का ऑर्डर नहीं दिया और बेल्जियम ने इसको रोकने का ऑर्डर दिया। लेकिन ऑर्डर देने के साथ ही बेल्जियम के 10 सोल्जर्स मार दिए जाते हैं, जिससे आहत होकर बेल्जियम ने अपनी पूरी आर्मी वापस ले ली और इसमें इंटरफेयर नहीं करने का फैसला किया। उधर अमेरिका ने इस मैटर से बिल्कुल साफ साफ किनारा कर लिया, क्योंकि इससे 1 साल पहले सोमालिया में अमेरिका की आर्मी की एक पूरी टुकड़ी को मार दिया गया था। इस तरह इंटरनेशनल प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं थी और रवांडा की हुतू लोग इस कत्लेआम को अंजाम देते रहे। ये मैटर इतना संगीन था कि पॉल कागामे, जो अब राष्ट्रपति हैं रवांडा के, उन्होंने आरोप लगाया कि फ्रांस की सेना ने वहां पर सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम करने वालों का साथ दिया। हालांकि फ्रांस ने इस बात को डिनाई किया और इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन पॉल कागामे जो इस टाइम रवांडा के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था। तो दोस्तों किस तरह इस कत्लेआम का एंड हुआ? RPF थी, उसने धीरे धीरे वहां पर अपनी लड़ाई जारी रखी और उसके कठिन संघर्ष के बाद उसने पूरे रवांडा पर अपना कंट्रोल कर लिया और इस तरह से इस लड़ाई का अंत हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब RPF ने कंट्रोल किया तो RPF वालों ने भी हुतू कम्युनिटी के बहुत से लोगों को मारा और बहुत से हुतू लोगों को भी अपना घर बार छोड़ना पड़ा और दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जो नाम लिया पॉल कागामे, जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं रवांडा के, पॉल कागामे वही इंसान है जो उस टाइम RPF रवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट के कमांडर थे और इन्होंने ही RPF की स्थापना की थी और ये आज की डेट में रवांडा के करंट प्रेसिडेंट हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक अनआंसर्ड है, वो सवाल ये है कि कौन थी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने उस टाइम 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के हुतू प्रेसिडेंट को मार गिराया था और उस प्लेन को नीचे गिराया था और सारे लोगों को मार दिया था। इस बारे में फ्रांस के
जो एक जज थे जीन पॉल, उन्होंने एक जांच की थी और उन्होंने इसका रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा, जो करंट प्रेसिडेंट है, पॉल कागामे को मारा था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने फायदे के लिए सब किया था। दोस्तों, इस बात से पॉल कागामे इतने नाराज हुए कि उन्होंने फ्रांस के साथ अपने सब तरह के संबंध खत्म कर लिए और इस तरह से ये कहानी थी सन 1994 में हुए रेडियो रवांडा जेनोसाइड के नाम से मशहूर। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इनक्रेडिबल स्टोरी।